मेजर क्रॉप्स, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में उनकी खेती होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, क्लाइमेट है, सॉइल है या रेनफॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सबसे पहले देखते हैं राइस को। राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया का भी और इंडिया का भी। ज़्यादातर लोग जो इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर हैं वो राइस का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। राइस को बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, साथ ही साथ बहुत ही हाई रेनफॉल। ये ज़्यादातर इरिगेटेड फील्ड्स में बोई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है राइस फार्मिंग के लिए। चाइना लीड करता है राइस प्रोडक्शन में, उसके बाद आता है इंडिया, जापान और श्रीलंका। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। गुजरात में राइस भी प्रोड्यूस करी जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे खेड़ा, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ पर भी राइस की खेती होती है। वीट, वीट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी कंट्री में राइस के बाद। ये जो है ज़्यादातर ब्लैक क्लेई सॉइल्स में उगता है जो कि मॉइस्चर को स्टोर कर सकती है। वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, पर हाँ धूप बहुत ब्राइट चाहिए जिस टाइम पे इसकी फसल तैयार हो रही होती है। ये सबसे ज़्यादा उगाई जाती है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। ये इंडिया में मेनली कल्टीवेट करी जाती है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा और महत्व कहना चाहिए ना, बहुत एक्सटेंसिव प्रोडक्शन जो है वीट का पंजाब में होता है, इसीलिए इसको वीट बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। गुजरात के अंदर ज़्यादा कल्टीवेशन होता है अहमदाबाद, भावनगर और सुरेंद्रनगर में। भाल प्रदेश जो अहमदाबाद का है वो फेमस है भालिया वीट के लिए, और इस इंडिया में जो है इसको जो है सर्दियों में उगाया जाता है। अब यहाँ पर एक है नो दिस में कि वीट, मेज, ज्वार और बाजरा ये मेन ग्रेन्स हैं जो कि इंडिया में बोए जाते हैं। फिर आता है मिलेट्स। सैंडी और लोमी सॉइल्स जो है मिलेट्स के लिए बहुत सूटेबल हैं। इनको बहुत कम बारिश की जरूरत होती है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और बस पर्याप्त धूप चाहिए। इनको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। इंडिया के अलावा नाइजीरिया, चाइना और नाइगर जो है ये और कंट्रीज हैं जो मिलेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो मिलेट का है वो होता है राजस्थान में और उसके बाद गुजरात में। जो हाईएस्ट प्रोडक्शन मिलेट का है गुजरात में वो होता है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रागी, जिसको नागली भी बोलते हैं, ये लीडिंग सीरियल क्रॉप है जो कि बोया जाता है गुजरात के अंदर, साथ साथ ऑल ओवर इंडिया। गुजरात में ये ज्यादातर कल्टीवेट किया जाता है डांग या वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। रागी एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच ग्रास क्रॉप है। इसको जो है इसके जो ग्रेन्स है वो बहुत रिच होते हैं प्रोटीन, मिनरल्स और वाइटामिन में। इसमें कैल्शियम और आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है अगर और सीरियल्स के मुकाबले इसको कंपेयर किया जाए, और इसीलिए इसको जो है कुपोषण को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या बेबी फूड बनाने के लिए। रागी में हाई फाइबर कंटेंट है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट भी एक इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। ब्लैक सैंडी, लोमी और लावा सैंडी सॉइल जहाँ पर पानी की लॉगिंग नहीं होती ये फेवरेबल है ग्राउंडनट को बोने के लिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का पूरी दुनिया में, आज चाइना के बाद। गुजरात फर्स्ट है टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन में कंट्री के अंदर। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो गुजरात का है ग्राउंडनट के लिए वो होता है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एडिबल ऑयल भी जो है हमें ग्राउंडनट से ही मिलता है। कैस्टर, कैस्टर एक ऑयल सीड क्रॉप है। ज़्यादातर डार्क, वेल ड्रेन्ड और सैंडी सॉइल में इसको उगाया जाता है। इंडिया फर्स्ट है इस रैंक में कैस्टर के प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद आता है चाइना और ब्राज़ील। इंडिया में कैस्टर ज़्यादातर गुजरात में बोया जाता है। कैस्टर जो है आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट्स जो गुजरात की हैं, जूनागढ़, अमरेली, बनासकांठा, पटन, मेहसाना, सबरकांठा, राजकोट और सुरेंद्रनगर में। फिर आते हैं कॉटन पे। हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल सूटेबल है कॉटन ग्रोथ के लिए। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसको लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं कॉटन क्रॉप को पूरी तरह से तैयार होने में। स्काई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब कॉटन क्रॉप तैयार होती है। कॉटन एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए और ख़ास तौर से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। इंडिया के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। गुजरात फर्स्ट है
कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर। कानम रीजन जो भरूच के पास है गुजरात में, उसको जो है अपने इसी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जो कि एक बहुत लंबा धागा बनाने वाली जो कॉटन होती है, लॉन्ग स्ट्रिंग कॉटन, उसके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, सबरकांठा, महसाना, बोटाड, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पटन, जूनागढ़, जामनगर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं मेजर प्रोड्यूसर्स हैं गुजरात में। अब जानने वाली बात क्या दी है नोटिस में, चरोतर रीजन जो है गुजरात के अंदर वो टोबैको के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसको जो है गोल्डन लीफ रीजन भी कहते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ है अलग अलग पेस पे पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो ज्यादा एंगेज है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो मेनली जुड़ा हुआ है उन कोशिशों से जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि जो डिमांड है बढ़ती हुई पॉपुलेशन की उसको पूरा किया जा सके। अब ये हासिल किया जाता है कई तरीकों से, जैसे एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन करके, यानी कि क्रॉप एरिया जो है उसे और बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उनको बढ़ाया जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करी जाए, फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग जो वैरायटी ऑफ सीड्स हैं उनको जो है लाया जाए। अल्टीमेट गोल जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है वो है मेनली फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। जो डेवलपमेंट हुआ है कोऑपरेटिव एक्टिविटी का एग्रीकल्चर में, उसको भी जो है हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो प्रोत्साहन भरी है। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर्स को ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, और नेशनलाइज्ड जो एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनके थ्रू। वेयर हाउसेज जो हैं सेटअप किए जा रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेटअप किया जा सके या स्टोर किया जा सके। प्रेजेंटली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को लगातार इंफॉर्मेशन से, नई टेक्नोलॉजी से और गाइडेंस से, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, किसान चैनल, किसान एसएमएस मोबाइल पर, टोल फ्री नंबर जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 1800-180-1551 किसान कॉल सेंटर, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो ई खेदत फार्म वेब पोर्टल है वहाँ पे सब तरह की इंफॉर्मेशन जो है किसान के लिए प्रोवाइडेड है। गुजरात में फार्मर्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस दी जाती है एग्रीकल्चर फेयर्स जो कृषि मेला होता है उसके थ्रू। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड सीड्स। अब बीज जो हैं, सीड्स यानी बीज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। आज के ज़माने में बेहतर सीड्स और जो ट्रीटमेंट वाले सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके एग्रीकल्चर में। सीड डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं वो सेटअप करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सीडलिंग्स खासतौर से प्रिपेयर किए जाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए और उसके लिए हम बायोटेक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड जो है उसमें मदद मिलती है सीड्स को डेवलप करने में, जैसे उसकी शुरुआत में मैच्योरिंग है या हाई यील्डिंग वेराइटीज है उनको डेवलप करने में इनको मदद मिलती है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो पाया है फूड ग्रेन्स में क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन है सीरियल्स का। पेस्टिसाइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रॉप को डैमेज होने से बचाने के लिए एग्रीकल्चर में। इंडिया के अंदर एक्सेसिव यूज जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का होता है एग्रीकल्चर में, उससे सॉइल और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। जो टॉक्सिन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मिलते हैं उसका एक बहुत लंबे समय से बुरा प्रभाव पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वॉर्म्स और प्लांट्स, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। जर्म्स लगभग 90% जो है इन्हीं से बनते हैं। 100 से ज्यादा अलग अलग पैथोजेंस जो हैं वो उनकी रिपोर्ट करी गई है कि वो जो है कॉज करते हैं प्लांट्स में ये डिजीज जो है उसको। जर्म्स वो जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, इनका इस्तेमाल होता है पेस्ट कंट्रोल के लिए क्रॉप्स में। बैक्टीरियस स्पीशीज सबसे आगे, इस तरह के जो बैक्टीरियम होते हैं उस टाइप के उसमें सबसे आगे है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जो अलग अलग डिजीजेस कॉज करते हैं पेस्ट्स के लिए और इसका नतीजा ये होता है कि उनको खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बैक्टीरियल बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स एक तरीके के गैस्ट्रिक टॉक्सिन है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो है स्टमक में जाए इंसेक्ट के ताकि उसको मार सके। जब लिक्विड मिक्सचर जो है बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर तो एक डॉर्मेंट जो लिव बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाता है कैटरपिलर की इंटेस्टाइन में
उसके फूड के साथ, और टॉक्सिक प्रोटीन जो है वो क्या करता है, पैरालिसिस क्रिएट कर देता है कैटरपिलर के इंटेस्टाइन में और खास तौर से उसके मुंह में। नतीजा होता है कैटरपिलर मर जाता है। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, उनका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए बजाय केमिकल पेस्टिसाइड्स के, ताकि साइड इफेक्ट्स को अवॉइड किया जा सके। खास तौर से नीम, करंज, महुदो, तुलसी, रतनजोत, मिंट, बिटरगार्ड, टोबैको, सेवंती, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, पर्याप्त मात्रा में पानी बहुत जरूरी है फार्मिंग के लिए। अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल के कारण हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा बहुतायत में पानी नहीं अवेलेबल हो पाता, तो अलग अलग अरेंजमेंट्स करे जाते हैं इरिगेशन के। ज्यादातर हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है पावर प्लांट्स को वाटर करने के, वेल्स, बोरवेल, स्मॉल या बिग चेक डैम्स हैं उनके थ्रू, जिसे हम कहते हैं इरिगेशन। सबसे पहले देखते हैं कैनाल। कुछ और इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात में, जैसे सरदार सरोवर, धरोई प्रोजेक्ट, जिसमें वाटर जो है डैम्स में स्टोर किया जाता है। वाटर जो है फार्म्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कैनाल्स की मदद से। कंटिन्यूअस ओवर यूज जो कैनाल वाटर का इरिगेशन के लिए है, उससे भी सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। फार्म पॉन्ड जो है बनाया जाता है रिजेस पर, जो ढलान वाली जमीन होती है उसके लिए फार्म के अंदर, जिसमें रेन वाटर जो है स्टोर हो जाता है। ये यूजफुल रहता है इरिगेशन के लिए जब पानी की जरूरत होती है क्रॉप्स को और बारिश रुक गई होती है। चेक डैम, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेक डैम बनाया जाता है रिवर के सामने, स्प्रिंग या स्ट्रीम के, ताकि जो पानी का बहाव है उसको रोका जा सके। ये जो कंस्ट्रक्शन है चेक डैम के, ये लेवल बढ़ाते हैं वेल्स का और बोरवेल्स का। ड्रिप इरिगेशन मेथड, ये एक इस तरीके का माइक्रो इरिगेशन है जिसमें वाटर को बचाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज्यादातर पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं, और ये प्रोसेस इफेक्ट करता है अपर और इनर सरफेस जो सॉइल की है दोनों को। मेन गोल जो है इसका है रिड्यूस करना इवेपोरेशन, या जो पानी डिलीवर करा जाए डायरेक्टली रूट्स को। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर जो है इरिगेट किया जाता है वॉल्व्स, पाइप्स और वेदर टाइल्स की मदद से। वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है डिलीवर करे जाते हैं क्रॉस द फील्ड पाइप्स में, जिसको कहते हैं ड्रिपर लाइंस, जिसमें छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको कहते हैं ड्रिपर्स। हर ड्रिपर रिलीज करता है ड्रॉप जिसमें वाटर और फर्टिलाइजर होता है। नतीजा क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एप्लीकेशन वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का डायरेक्टली प्लांट की जो जड़ होती है वहां तक पहुंचता है पूरी फील्ड के अंदर। ये जो मेथड है इसकी जो सफलता है वो डिपेंड करती है कैसे इसको डिजाइन किया है, मेंटेन किया है और लागू किया है। अगर सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज है तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बाकी और मेथड से इरिगेशन और पानी छिड़कने के। ड्रिप इरिगेशन, इसीलिए इसको कई बार ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ये बहुत यूजफुल है क्रॉप्स में जिसमें स्पेस होती है दो रोज के बीच के। कॉटन, कैस्टर, शुगर केन, टोमेटो, एग प्लांट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, लेडी फिंगर, चिली, मैंगो, चीकू, लेमन, कोकोनट, पोमोग्रेनेट, पपाया, गुआवा, बेरी, टोबैको, टी, ये सब क्रॉप्स जो है सूटेबल है ड्रिप इरिगेशन के लिए। जो ड्रिप मेथड है ये लगभग 40 से 60% पानी बचाता है और 25 से 30% फर्टिलाइजर को। ये लेबर बचाता है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है चेक बेसिन बनाने के लिए, फरो, खमाना, बॉर्डर, लैंड को टिल करना ताकि ऑयल जो मिट्टी है वो सॉफ्ट रहे, साथ ही साथ वाटरिंग करना इरिगेशन के लिए। इरिगेशन प्रॉपरली तरीके से किया जा सकता है अनड्यूलेटेड लैंड पे, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन पे। इरिगेशन ये जो ड्रिप वाला है इसकी मदद से कम जंगली घास उगती है, तो जो वीडिसाइड्स हैं उनकी कॉस्ट और साथ साथ लेबर की कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाती है। वाटर लॉगिंग की समस्या सॉइल्स में कम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो पेस्ट फैलता है बड़ी जल्दी वो भी रिड्यूस हो जाता है। 30 से 35% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचती है। जब कम इरिगेशन फैसिलिटी है तो मॉइस्चर जो सॉइल के अंदर है वो भी फार्मिंग फैसिलिटीज को या फार्मिंग एक्टिविटीज को बढ़ाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि लोगों को बढ़ावा दिया जा सके इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूजफुल है एग्रीकल्चर पार्क्स, लॉन्स, नेचुरल लैंडस्केप, गोल्फ कोर्स या और सब इलाकों में। ये टूल जो है इसका इस्तेमाल कूलिंग और डस्ट पार्टिकल्स को बिठाने में भी किया जाता है। वाटर जो डिलीवर किया जाता है मेथड से इरिगेशन के लिए वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे बारिश होती है।
इस मेथड में वाटर सप्लाई किया जाता है पंप, वॉल्व, पाइप और फाउंटेन की मदद से। एक रोटेटिंग नोजल लगा होता है परपेंडिकुलर, जो कि अटैच होता है मेन पाइप से अलग, मतलब कुछ कुछ दूरी पर, और स्प्रिंकल करता है वाटर को ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल रेन ड्रॉप की फॉर्म में। फाउंटेन इरिगेशन ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और एग्रीकल्चर में। ये यूजफुल है अनइवन लैंड पे भी, सैंडी सॉइल और शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए भी। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है बहुत फेवरेबल है उगाने में। वीट, मिलेट, ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, ग्राम, अनियन, राई ग्रास, फॉडर क्रॉप्स, फेनुग्रीक, कॉटन सीड्स, कॉलीफ्लावर, कैबेज, लेडी फिंगर, पोटैटो और शुगर केन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है अगर हम अलग अलग मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करें, वाटर को संरक्षित करें और सॉइल क्वालिटी को मेंटेन करें। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। बाय।